पिछले हिस्से में हमने जो गुफ्तगू छोड़ी थी मशरक़ी पाकिस्तान पे, तो उसपे कुछ सवाल मेरे ज़हन में थे, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इसके बाद फिर आपके मौजूदा जी, उस पे जी। आएँगे। मौलाना अल्लाह की जन्नत नसीब करे माशाअल्लाह बहुत ही नेक आदमी है, उनकी तहरीक ने दुनिया भर में इनकलाब पैदा किया। क्या आप समझते नहीं कि वो सियासी गलती थी? कम मालूमात की वजह पर एक फ़ौजी हुकूमत की हिमायत करना? सियासी गलती तो मैं नहीं समझता। देखिए ये इज्तिहादी गलती थी। इज्तिहादी गलती थी। देखिए कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है ना जी, गलती तो कर सकता है, ज़ाहिर है इस बात का जी। इम्कान तो होता है ना। लेकिन यहाँ तो सर आप यूँ समझ लेना कि 25 साल पहले एक मुल्क बना है, इस्लाम के नाम पे। दोनों तरफ मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ हैं, आप एक मुख़लिस, एक बहुत पक्के सच्चे मुसलमान हैं। क्या आपके ज़हन में आ सकता है कि मुसलमान मुसलमान को इस तरह स्लॉटर कर देगा? सही किसके बात ज़हन है। में आएगा? बिल्कुल, कोई भी फ़रिश्ते तो नहीं है बड़ा कोई, इस इंसान वही है वो। देखें जमात ने बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान के उस पूरे साने से एक सबक सीखा कि फ़ौजी ऑपरेशंस की हिमायत नहीं करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में इसीलिए तो जमात के बलूचिस्तान लोग में नहीं, महफ़ूज़ हैं। जी। केपीके में देखें, उसके बाद तो आपने इवन कराची में तो एमक्यूएम वालों ने हमारे लोगों को मारा, जो मसले हुए। लेकिन जमात-ए-इस्लामी ने एज़ पार्टी कभी भी एमक्यूएम के खिलाफ भी फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की और मैं समझता हूँ कि ये मशरक़ी पाकिस्तान से सीखा हुआ सबक था। आज भी देखें ना, बलूचिस्तान में आपका मौक़िफ़ फ़ौजी ऑपरेशन की बिल्कुल हिमायत तो दुरुस्त नहीं है ना? मौक़िफ़ है। जी हाँ। केपीके में भी, कराची में भी फ़ौजी ऑपरेशन को जमात ने मसला समझा, मसले का हल नहीं समझा, जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व करता जी, हूँ। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मेरा खुद बलूचिस्तान काफ़ी आना-जाना रहा है अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वहाँ के भी कुछ साथियों से मुलाकातें रही हैं। मैं भी जमात जमीयत के आप तो फिर रुकन थे ना, मैं कभी नज़्म का नहीं, मैं अभी भी सरखा रुका हूँ सर, मैं अभी भी रुका ठीक हूँ जमात पे तो ही। है। तो मैं कभी भी नहीं था। लेकिन जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये कि एक एहसास है बलूचिस्तान की जमात के लोगों के अंदर, बलूचिस्तान के लोगों में कि फ़ौज का भरोसा नहीं कब वापस चली आएगी। रहना हमें अपने अच्छा, कौ मैं इसमें एक ट्राइब के वाक़या साथ है। जी, आपको मैं एक वाक़या बताऊँ, यानी जी। मौलाना को इस बात का एहसास कब हो गया था, ये मुझे कन्फ़र्म किया सलीम मंसूर खालिद ने भी। अच्छा। अच्छा, इस मौके पे ना मैं बंगाली जो जमात-ए-इस्लामी के लोग थे ना, जो मुहिब्ब-ए-वतन बंगाली थे, यानी मुहिब्ब-ए-वतन तो वो लोग भी थे ज़ाहिर है, लेकिन जो जमात-ए-इस्लामी की तरबियत का अमली नमूना और इस्लाम के लिए कुर्बानियों का जो अमली नमूना है ना, वो बंगाली मुसलमान हैं वो, हुँ, जो हुँ। हमारे सर का ताज हैं। वो देखें मिसाल के तौर पर, ये वाक़या मुझे सुनाया सैयद मनव्वर हसन मरहूम ने। जी। सैयद मनव्वर हसन साहब ने मुझे बताया कि मोतीउर रहमान निज़ामी साहब शायद अक्टूबर में कोई इज्तिमा हुआ था, वो नाज़िम आला थे ना, वो यहाँ आए हुए थे। वो और उनके साथ 1-2 लोग और भी आए हुए थे। वहाँ से मशरक़ी पाकिस्तान जमीयत के लोग। वहाँ तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो मुनव्वर साहब के उनसे बड़े अच्छे मरासिम थे, बहुत भाइयों वाला सिलसिला था। मुनव्वर साहब ने उनको बुला के कहा कि भई आप वहाँ वापस ना जाएँ, आप यहीं रह जाएँ। इसलिए कि आप वहाँ जाएँगे तो हालात ऐसे हो चुके हैं, बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं जो सबके साथ होगा मेरे साथ भी होगा। वो जाके मौलाना से मिले और इस बात के गवाह हैं सलीम मंसूर खालिद साहब, जो अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, लाहौर में होते हैं वो। उन्होंने कहा कि जी मोतीउर रहमान निज़ामी जो अब शहीद हो चुके हैं, अवामी लीग ने उनको फांसी दे दी, आप जानते ही हैं। वो और कुछ बांग्लादेश यानी मशरक़ी पाकिस्तान जमीयत के लोग मौलाना के पास बड़ी गए भारी कीमत अदा की है और सबने। मौलाना से उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? तो मौलाना ने कहा कि भई आप लोग यहाँ रह सकते हैं, आप ना जाएँ, आपके खिलाफ तो ज़ाहिर है कि बहुत बदतरीन वो होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो जाना है इसलिए कि हमारे कारकुनान वहाँ पर हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? सर ये कोई मामूली बात नहीं है कि आदमी मौत के मुँह में वापस जा रहा हो जबकि वो बच सकता हो। जानते-बूझते वो एक ऐसी जगह जा रहा हो बिल्कुल। जहाँ ठीक है ना, ये मामूली बात नहीं है, गैर मामूली बात है, गैर मामूली कुर्बानी है। जबकि वहाँ से उर्दू स्पीकिंग लोग यहाँ आ रहे थे। देखिए 1971 के फॉल से पहले तक जब तक जहाज़ चलता रहा ना, हवाई जहाज़ चलते रहे, हुँ। इवन बहरी जहाज़ से भी लोग नेपाल के बॉर्डर के ज़रिए यहाँ आते रहे भाग-भाग के वहाँ से, इसलिए कि वहाँ तो हर एक को पता था कि पाकिस्तान टूट रहा है। जो लोग वहाँ थे ना सर, उनको सबको पता था कि पाकिस्तान टूट रहा है। लेकिन ये वहाँ चले गए। मौलाना ने उनसे एक बड़ी तारीख़ी बात की। उन्होंने कहा देखें जाके ना आप फ़ौज से फ़ासला अख्तियार कीजिएगा। यानी मौलाना भी उस वक़्त तो नहीं समझ पा रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल टूट जाएगा। कि मौलाना ने कहा मोतीउर रहमान निज़ामी से और जमीयत के लोगों से कि आप वहाँ जाके ना इनसे दूर हो जाएँ। उन्होंने कहा जब ये वापस कुव्वत में आ जाएँगे ना, सबसे पहले आपके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। ये ये अल्फ़ाज़ मौलाना के अल्फ़ाज़ थे ये? ये सर मौलाना के ये एग्ज़ैक्टली ये अल्फ़ाज़ नहीं थे, हाँ, मफ़हूम मतलब बयान कर मफ़हूम रहा हूँ यही मैं। था। नहीं वो तो छपे हुए हैं सर, वो हाँ। अल्फ़ाज़ छपे हुए हैं।
इसके बावजूद मोतियुर रहमान निज़ामी साहब वहाँ गए और ज़ाहिर है कि जी उन्होंने यहाँ रहना पसंद नहीं किया, अपने लिए उन्होंने अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया और इसी रास्ते को इख्तियार करते हुए जो है बिलाखिर फिर वो फांसी चढ़ गया। ज़ाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा मिली ना, उनका और जुर्म क्या था सर? और ये मौलाना की जो नसीहत है कि थोड़ा दूर रहिएगा, ये पाकिस्तान टूटने से पहले की सुना है। अक्टूबर की बात है ये। आपने कहा तारीख को पढ़ना चाहिए और मैं बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा कि अगर हम ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से देखें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ ऐसा किया कि भई मैं बहुत छोटा था, मैं ढाका में नहीं था, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि सैयदपुर में सब महफूज़ थे। यहाँ मैं देखता हूँ कई किताबों को उठा के कि जो अभी 8वीं क्लास में पढ़ते थे ज़माने बल्कि 5वीं क्लास में खातून पढ़ती थी हैं। किताब लिखेंगी तो ऐसी लिखेंगी जैसे कि इंतहा नहीं है। और फिर आपको याद होगा वो अफराज साहब साहब जो हमारे लिखते हैं सफ़ीर बांग्लादेश। और भाई तुम उस ज़माने में बांग्लादेश में नहीं थे। तुम लाहौर में थे, एकेडमी के अंदर थे। अनफॉर्चुनेट बात ये है, वो जो मिसरा है ना सर, शेर है कि ये खून खाक नशीना था रिज़्क़ खाक हुआ। अमली तस्वीर उसके मशरक़ पाकिस्तान का सानिया है कि आज के दिन भी वहाँ कितने लोग मारे गए, कितने लोग कत्ल हुए, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड। हुँ। अजीब-अजीब बातें हैं लोगों की, कोई कहता है 10 लाख लोग मारे गए, कोई कहता है 20 लाख मारे गए। अवामी लीग ने तो, मुजीबर रहमान ने तो इंतहाई सरासर झूठ बोला, इंतहाई बेहुदा बात उन्होंने कही। 30 लाख बंगाली मारे गए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर इस बात का, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। लेकिन बाद में शर्मिला बॉस ने डेड रेकनिंग जी, लिखी, जी, जी, हाँ। उसने बड़ा रिसर्च, अच्छी रिसर्च की और भी मैंने बहुत सारी रिसर्च पेपर भी पढ़े हैं मुख्तलिफ इदारों के। हुँ। तकरीबन सर कोई 2 ढाई लाख, लेकिन भाई 2 ढाई लाख मुसलमानों का मुसलमानों के हाथों मारा जाना, बहुत बड़ा सर सा बहुत ये बड़ा कोई सान्या है। ये हाँ। मज़ाक बात थोड़ी है। जी, एक जी। पूरी कौम ज़िंदा दरगोर हो गई सर। वो आज तक उनमें से हज़ारों फैमिलीज़ जो है ना, अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सके, इसलिए कि वो ज़ीरो हो गए थे वो। उसके बाद फिर यहाँ अभी भी देखें ना कैंपों में लोगों को नहीं पता, हम तो अपने बच्चों को बताते हैं, इसलिए कि हमारी फैमिली के कुछ लोग अभी भी जो है ना, कुछ अमेरिका में मेरा भांजा रहता है और लोग हैं जो, और मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं खुद भी, मशरक़ी पाकिस्तान में जो बिहारियों का कैंप है ना, वहाँ बहुत मुश्किल हालात में लोग रह रहे हैं। तो वहाँ लोग काम करते हैं, हम भी कुछ कर रहे करते हैं। जी हाँ, हैं जी हाँ, और बिल्कुल। लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़े लोग हैं। कोई हुँ। एनजीओ वेनजीओ नहीं करती सर, बहुत थोड़ी-सी एनजीओज़ हैं, वो भी अमेरिका में 1-2 लोग हैं और कुछ जो है ना इस तरह अपने तौर पे लोग काम करते हैं। हामिद खान तो साहब से तारुफ़ है आपका मेरा ख़्याल है? बहुत अच्छा तारुफ़ है। वहाँ पर एक अनवार खान साहब हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा काम है, इस तरह एक आध लोग और हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया कि भई वहाँ कितने लोग शहीद हुए और किसी के पास कोई फिगर्स भी नहीं और शायद डॉक्यूमेंट करना मुश्किल भी था। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था, अगर कोई संजीदा एफर्ट्स की जाती ना, डेटा जमा किया जाता। आज आप लोगों से पूछेंगे ना, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 10 जो लाख, जिसके मुँह में आ जाए। वो कोई संजीदगी नहीं है इस बारे में। ख़ैर, बहरहाल हम लोग सर, हम यहाँ इसलिए आ गए। अच्छा एक और बात है, जो मैं समझता हूँ कि ये नई नस्ल को पता होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान, याह्या खान और उस वक़्त तो ख़ैर भुट्टो साहब आ गए थे और जब शिमला मुआहिदा हुआ है, यहाँ की हुकूमत बांग्लादेश से उर्दू स्पीकिंग लोगों को यहाँ लाने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। कभी नहीं थे। एक भी आदमी को यहाँ लाने में दिलचस्पी नहीं थी। ये शायद इंदिरा गांधी पंजाब का, में थोड़ा-सा हुआ था नहीं काम। सर, बिल्कुल भी नहीं थी। ये इंदिरा गांधी ने जो है ना, जब सोचा, ज़ाहिर है देखें वहाँ भी तो, बिहार तो इंडिया में था ना, उन लोगों ने एक जो है ना काफ़ी वहाँ पे कैंपेन भी चली कि भई बुरे हाल में हैं बिहारी, वहाँ रह रहे हैं, इस तरह, इस तरह। इंदिरा गांधी ने प्रेशर डाला कि भई आप इनको लेके जाओ यहाँ से। तो जो भी वजह हो उसके पीछे। हुँ, हुँ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 3-4 कैटेगरीज़ के तहत, डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, वफ़ाकी मुलाज़मीन हैं, फलाँ हैं, फलाँ है। तो सबसे बड़ा ज़ुल्म हुआ, सबसे बड़ा ज़ुल्म, वो ये हुआ कि रेलवे जो है ना, रेलवे, देखिए बिहारी ज़्यादातर रेलवे के मुलाज़मीन थे। रेलवे जो है ना उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था अयूब खान के दौर में। अच्छा। यानी रेलवे पहले फेडरल, भई मेरे वालिद साहब तो अंग्रेज़ के ज़माने में भर्ती हुए थे ना रेलवे में। हुँ, 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 तो हुँ। वो पाकिस्तान को ऑप्ट किया था, तो पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयी थे। अयूब खान साहब के ज़माने में ईस्टर्न रेलवे के चले गए वो, वो। असल में लोग ये कहते हैं और अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि अयूब खान जो है ना, पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को बोझ समझता था और बहुत पुरानी साज़िश थी कि इनको भगाओ यहाँ से यार, ये हमारे लिए अज़ाब बने हुए हैं, खामा-खामा गरीब लोग हैं, छोटे कद के लोग हैं, कुछ नहीं करते। बहुत अजीब-व-गरीब किस्म के एक हक़ारत आमेज़ रवैया था मग़रबी पाकिस्तान का, अशराफिया कोई शक का नहीं है। उस तरफ। जी, बिल्कुल तो कोई शक उन्होंने नहीं है। ऐसे-ऐसे इक़दामात किए, अब रेलवे को तक़सीम कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान रेलवे प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। बिहारी, ज़्यादातर बिहारी जो है ना वो रेलवे में थे।
जब ये हो गया, अच्छा इन्होंने जब मुआहदा किया ना, तो उसमें ये मुआहदा किया कि जी सूबाई महकमे के लोग यहाँ नहीं लाए जाएंगे। हम्म, अगर अगर एक्सेप्ट ये कर लिया जाता कि हाँ भाई जो भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा और बताएगा कि भाई मैं रेलवे में था और मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, ये समझना कौन सा मुश्किल था। तसीम भाई मुझे एक बात बताइए, एक बिहारी है और एक बंगाली है, क्या आप दोनों में फर्क नहीं कर सकते? अगर आपकी नीयत ठीक हो तो फर्क कर सकते हैं ना सर। इन्होंने नहीं किया, अल्टीमेटली ये हुआ कि बेशुमार बिहारी वहां रह गए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, आहिस्ता आते रहे। मैं अगर इसको दूसरे आपके बात जो आपने कही है अभी कि सूबाई महकमे में जितने मुलाजमीन थे उसको हमारी उस वक्त की हुकूमत ने जो कबूल करने से इनकार किया, क्या ये इस बात का ऐलान नहीं था कि पोस्ट फैक्टो कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी चाहे बिहार से थे जहाँ भी थे, अगर वो ईस्ट पाकिस्तान की मुलाजमत में चले गए थे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सिर्फ हाँ। अयूब खान के हवाले से बात करता कि देखिए अब तो ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो गई है कि वो उन्होंने कहा था कि असेंबली तो मैंने इसलिए बनवा दी बिल्डिंग उसकी जी 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 कि जी। ये बंगालियों ने अपना मुल्क अलग करना है, वहाँ पे इजलास नहीं होने दूंगा। जो कुछ कहा है हमारे कालाबाज साहब ने कि नवाब साहब अल्ताफा बराबर। मैं अपना नमक नून मैं साथ लेके आया हूँ, वो वहाँ का पानी और नमक नहीं इस्तेमाल करते थे ये। सर बहुत ही, अल्लाह माफ करे, बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग थे। यानी सच्ची बात देखें, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत खराब था हमारे हुक्मरानों का, कैरेक्टर भी खराब था। अब यहया जी जी खान जी जैसा आदमी, देखिए ना, उस जमाने में इंदिरा गांधी जिसकी नेहरू ने तरबियत की थी, भाई वो इंदिरा गांधी वहाँ हुक्मरान थी, और यहाँ यहया खान के बयानात आप जो ना, आखिर आखिर तक अहमकाना बयानात देता रहा वो शख्स। लगता था कि बिल्कुल अकल से पैदल आदमी है ये। वो बहरहाल ये नियाजी तारीख साहब का हमारे। नियाजी साहब इंतहाई बुज़दिल, इंतहाई नॉनसेंस किस्म के आदमी थे कि देखिए मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पे ना पाकिस्तानी फौज को कामयाबी मिल ही नहीं सकती थी। इवन ये कि इंडिया अगर ना होता उस जंग में, इसलिए कि फौज थी कितनी। तो जब ऑपरेशन हुआ है ना, एक डिवीजन फौज थी, दैट इज 10,000 आर्मी। टोटल आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी वहां पर, वो 10,000 थी। भाई आप 7.5 करोड़ बंगालियों से 10,000 लोग कैसे लड़ सकते हैं? भाई आवाम से लड़ना मुमकिन नहीं है किसी फौज मुमकिन के नहीं, लिए। बिल्कुल नहीं, उसके बिल्कुल नहीं। बाद जब ऑपरेशन हो गया, आखिर तक जो टोटल आर्मी वहां, देखें हमारे यहाँ सर एक इंतहाई गैर संजीदा मिजाज है, पूरी कौम का बना दिया गया है। हम्म। बड़ी बड़ी भड़के मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। लोग क्या कहते हैं, 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिया। क्या ये बात सही है? नहीं, 45,000 से टोटल पकड़ा। सर 45,000 नहीं, 36,000 आर्मी थी वहां पर। वहां 3 डिवीजन फौज थी, टोटल तादाद ही बनती 36,000। 4,000 लोग शहीद हो गए उनमें से, तो 90,000 ने हथियार कैसे डाल दिया? यानी इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि भाई 90,000 इस तरह बन गए कि उनमें से आधे से ज्यादा सिविलियन थे। सही मैं बात है। ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ सर, जो अपनी पूरी पूरी फैमिली समेत 2 साल जेल में रहे हैं। वो तो खुर्रम मुराद साहब रहे ना, जी। तो क्या खुर्रम मुराद साहब फौज के आदमी थे क्या? तो सिविलियंस है ना। 90,000 फौज ने हथियार नहीं डाले। हथियार डालने वाले फौजी तकरीबन 30-32 हजार होंगे टोटल, उनमें अफसरान सारे, सारा स्टाफ मिला के थे वो। तो वो देखें, वहां की जंग जीतना वो एक नामुमकिन जंग थी। अब ये अफसोस की बात है कि भाई आप ये समझ रहे हैं कि अगर आपके हाथ में तलवार है और आपके हाथ में गन है, 7.5 करोड़ अवाम को कैसे दबा लेंगे आप यार? दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ है कि किस तरह से में वियतनाम के अंदर अमेरिका को मार खानी पड़ गई। बहरहाल आप हम लोगों लोग से जो नहीं कर आए ना सर, हम सकते। जो जी। वहां से आ गए, वो इसलिए आ गए कि मेरे बड़े भाई जो है ना, मंजले भाई जो है, जो जमात के रुकन है, यहीं कराची में रहते हैं, वो इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस जो ईपीसीएफ है, लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ईपीसीएफ आर्मी नहीं थी भाई। ईपीसीएफ जो है ना, पुलिस थी, रेंजर्स थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी, हम्म। उसमें चले गए थे वो। तो वो एक हार्ड कैटेगरी बनाई गई, हार्डशिप कैटेगरी, कि वो लोग जिनको बहुत खतरा है, जिनके पीछे मुक्ति बानी वाले आ रहे हैं, जान के हम्म। दुश्मन है, खून के प्यासे हैं, उनको हम ले लेंगे। तो इस चक्कर में सर 74 में जो आखिरी आखिरी फ्लाइट्स आई है ना, उनमें हम यहाँ आ गए। बहरहाल। कोई मुहावरा या शेर था उसका मैंने पढ़ा था, अरबी इतनी आती नहीं हुई हम्म। है कि दोस्त मैं तेरे पास आया था अपने दिल का दुखड़ा कहने के लिए, तू तो पहली आंखों में आंसू लिए बैठा है। तो गुफ्तगू कहीं अच्छा, कहीं निकल गई। उन दिनों की जो है ना सर, मैं कुछ यादें ताज़ा करूं आपके साथ, जी। ताकि हमारी नई नस्ल जो है ना, जो अब जाहिर है कि जो लोग वहां से आए वो भी फाइनेंशियली बेहतर हो गए, उनमें से कुछ लोग, उनमें से बहुत से लोग तो अभी भी कच्चे वादियों में रहने में मजबूर हैं। अब देखें, हम लोग वहाँ फाइनेंशियली बहुत बेहतर थे, इंडिया में बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतर थे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोग यहाँ आए हैं ना, इंटेलेक्चुअली बहुत बेहतर थे। बिहार सर, बिहार जाहिर है एक हम्म। लेगेसी है बिहार की। जब हम लोग यहाँ आए हैं तो 2-3 दिन तो कैंप में रहे, औरंगी अब कोरंगी में एक फ्लैट से, लेबर कोई फ्लैट कर रहे, उसमें हम्म। रखा गया हमें। और उसके बाद फिर हम जो है ना अजीजाबाद में, ये 8 नंबर अजीजाबाद में
मेरी बहन रहा करती थी, उनकी फैमिली थी, बच्चे थे छोटे, मेरे ख्याल से 1-2 बच्चे होंगे उनके उस वक़्त। 120 गज़ का घर था, जी। उनमें मेरी बहन की फैमिली थी और एक और हमारे उनके मेरे जो बहनोई हैं, उनके एक कज़न थे, उनकी फैमिली थी। उनमें बच्चियाँ थी उनके साथ ज़्यादा। वो लोग रहते थे और हमारी पूरी फैमिली उस 120 गज़ के घर में पता नहीं कुछ कैसे? महीने वहाँ रहे, कैसे रहे कुछ अंदाज़ा नहीं, अब मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन बहरहाल मेरी सगी बहन जो है, मेरी बड़ी बहन, मेरे बहनोई और उनके जो साथ में जो हमारे एक और रिश्तेदार थे, जो साथ रहा करते थे, आप अंदाज़ा करें कि उनका दिल कितना बड़ा हो चुका था कि खुद भी लुट-पुट के आए हुए थे। उन्होंने हम सबको रख लिया वहाँ पर, ठीक है जी? और चंद महीने हम वहाँ रहे, बहरहाल उनका एहसान है, ज़ाहिर है मेरी बहन तो मेरी वालिदा की जगह है। लेकिन इस कदर कुर्बानी दी उन लोगों ने कि जी हमें साथ रखा, बड़ी मोहब्बत से, बड़े उससे। उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है छोटा मकान था सर, तो अल्टीमेटली हमारे मेरी वालिदा के एक कज़िन थे, वो औरंगी टाउन में रहा करते थे उस ज़माने में। तो हम वहाँ चले गए, एक झोंपड़ी बना दी हमने। एक झोंपड़ी बना ली बड़े भाइयों ने जो है ना, उसमें हम रहे। उस ज़माने में औरंगी टाउन में देखिए आज लोग जो है ना जो फाइनेंशियली बेहतर हो गए हैं, बाज़ औक़ात बताते में शर्म भी आती है उनको। पता नहीं ये कौन-सा कल्चर है हो गया सर हमारे यहाँ कि आप पूछेंगे ना कहेंगे नहीं-नहीं जी मैं तो नहीं रहा औरंगी टाउन में। हालाँकि अब फ़ख्र की बात है ये। मेरे तो आप बच्चों से पूछेंगे ना वो आपको सारी तारीख़ बता देंगे कि जी हमारे पापा और हमारे ये लोग जो है ना दादी और ये लोग कब-कब रहे, कहाँ-कहाँ रहे। तो उस झोंपड़ी में चले गए सर हम। उस ज़माने में औरंगी टाउन में ना बिजली थी, जी, बिल्कुल। ना पानी था, ना सड़क थी, ना तालीमी इदारे थे, ना अस्पताल थे। एक बैरन लैंड थी, झोपड़ियाँ बनी हुई थी, कुछ कच्चे मकान बने हुए थे। हम वहाँ रहना शुरू हो गए। मेरे दोनों बड़े भाई जो है ना, वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। मेरे सबसे बड़े भाई जो है, जो स्टील मिल से रिटायर हुए, उनका दाखिला बहुत आसानी से एनआईडी में हो सकता था। हुँ। वालिद साहब की जॉब रेस्टोर नहीं हुई थी, तो क्या हुआ कि जी अ, बड़े भाइयों ने ना किसी मिल में जाके पर्ची भी नहीं थी, कोई ताल्लुकात भी नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था। तो छोटी-छोटी टाइम कीपर की इस तरह की मुलाज़मतें रखकर ताकि भई घर-वर का गुज़ारा तो हो सके ना सर और अपनी तालीम आगे उस तरीके से नहीं कर सके जो उनको पढ़ना चाहिए था। कुर्बानी दी उन्होंने हमारी खातिर अपना मुस्तकबिल ख़त्म कर लिया समझ लें आप। उस ज़माने में पानी भर के लाते थे हम लोग, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। मेरे अब्बा जो है ना बैठाते थे हम सबको, पढ़ाते थे। माली तौर पे इतनी कमज़ोरी थी कि हम कॉपी-वॉपी नहीं खरीद सकते थे। लिटरली बता रहा हूँ आपको। तो एक इलाका है कराची का खोरी गार्डन नाम है, खोड़ी जी, जी, गार्डन बिल्कुल, या हाँ, या वो बड़े भाई मेरे जाते थे वहाँ से और कंप्यूटर के यूज़्ड पेपर लेके आते थे। हाँ, वो ठीक है बड़े जी। 15 इंच वाले। उसमें एक एक तरफ जो है ना डॉट मैट्रिक जी, प्रिंटर जी, होता बिल्कुल। था वो और एक तरफ व्हाइट होता था वो। तो एप्सॉन प्रिंटर उसमें से। उसमें जो है ना सर, वो हम उसको एक सुआ से जो है, वो सी के ना कॉपी बना लेते थे उसमें। तो उसमें लिखा करते थे। यानी जब तक हम वहाँ औरंगी टाउन में रहे, तो हम उन्हीं पेपर्स के ऊपर हम लिखा करते थे। वो हम सब बहन-भाइयों के लिए जो है ना। उसके बाद लेकिन मेरे वालिद साहब की जॉब लग गई। हाँ, जब मेरे वालिद साहब ऑफ़िसर थे रेलवे में, उनको बंगला अलॉट अलॉट हुआ अपना कैंट के ऊपर। रेलवे का बंगला अलॉट हो गया। आप सब खुश हो गए कि यार चलें, अब दोबारा बंगले में चले जाएँगे जनाब। तो मेरे वालिद साहब गए और वापस आ गए। तो मुझे याद है कि हम उस वक़्त जो है ना झोपड़ी में मैं था, वालिदा थीं, 1-2 बहन-भाई और थे और वालिद साहब आए, तो थोड़ा-सा मतलब खामोश हुए हुए थे। तो मेरी वालिदा ने पूछा कि क्या हुआ? अपना कब जाना है वहाँ पे ना? तो वालिद साहब ने कहा कि वो नहीं जाना वहाँ पर, यहीं रहेंगे हम लोग। तो ज़ाहिर है कि अम्मा तो हमारी परेशान हो गईं शॉक। कि भई हमने कहा ये क्या हो गया भाई? आप सोचिए ना ज़रा आप झोपड़ी में रह रहे हैं, आप बंगले से रह के आए हुए हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो उसके बाद झोपड़ी में रह रहे हैं, जहाँ बिजली भी नहीं है। तो मेरी वालिदा ने कहा क्या हुआ? क्या मसला हुआ भाई? वालिद साहब ने कहा मुझे अच्छी तरीके से उनके अल्फ़ाज़ याद हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया था, वहाँ फना रह रहा है। जो फना साहब थे, वो मेरे वालिद साहब से 1 ग्रेड कम के एम्प्लॉयी थे, लेकिन वो भी वहीं से आए थे। तो वालिद साहब ने कहा कि भई उसकी तो सिर्फ़ जो है ना लड़कियाँ हैं, वो कहाँ जाएगा वो? तो बस मैं ठीक है यहीं रह लेते हैं। तो मेरी वालिदा ने एक लफ़्ज़ नहीं कहा आगे सर। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हम जहाँ हैं खुश हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप देखें ना, इस तरह के वालिदैन अगर आपके होंगे, तो आप ऑटोमैटिकली सोशल वर्कर तो बन ही जाएँगे सर। ठीक है। जो आपने बात की उसमें मुझे अपने अब्बू याद आ गए कि हम लोग भी 133 गज़ के मकान में पापोश नगर में रहते थे और इतने शौक इतने वसाइल नहीं थे। लिहाज़ा वो एक समझिए कि चटाई का उसमें डाल के हालाँकि अब्बू गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उसमें छोटा कमरा था और वहीं फिर कुछ कमरे मकान के बन गए थे। फिर होते-होते अब्बू इस्लामाबाद में से यहाँ आए,
तो उनकी पोस्टिंग हुई गालिबन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में, वहाँ बहुत बड़ा बंगला था। अच्छा, हम बड़े खुश हो गए, घर में गाड़ी थी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। तो ये मालूम था कि भाई इस टाइटल में बंगला है। तो मुझे वो याद है आज तक कि जब मैंने अपनी एक्साइटमेंट का इज़हार किया था कि अब हम चलेंगे वहाँ पे डिफेंस में जो बंगला है उनका वो कॉर्पोरेशन का, तो वो ने जुमला कहा था कि बेटा पापोश से डिफेंस जाना बहुत आसान है, डिफेंस से पापोश आना बहुत मुश्किल है, बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। नहीं गए वो। बहरहाल फिर क्या हुआ, लेकिन मेरे वाले साहब ना बड़े विज़नरी आदमी थे, यानी बहुत, यानी मैं हैरान होता हूँ। क्या आप समझते हैं कि ऑपरेशन से पहले अय्यूब खान शेख मुजीब वाक़ई मुल्क तोड़ना चाहता था, या ऑपरेशन के बाद उसने कहा कि मुल्क तोड़ देना चाहिए? असल में देखिए, कोई बात भी जो है ना वसूख से तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक कॉमन सेंस है ना सर, देखिए जी। कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस ये है कि आप जो है मुल्क के अक्सर, एक ऐसा मुल्क है जो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, ठीक है? दरमियान में 1000 गज़ का फ़ासला है, 1000 किलोमीटर का, समंदर है बीच में। आप अक्सरियती आबादी हैं, तो आप क्या पूरे मुल्क के हुक्मरान बनना चाहेंगे या आधे मुल्क के? जी, बिल्कुल। ये कॉमन सेंस की बात क्या है सर? जी, बिल्कुल। भाई शेख मुजीबुर रहमान, अच्छा सबसे मेरा मैं समझता हूँ कि अगर किसी को वाक़ई मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझना है ना, तो उसके लिए सर एक आदमी का एक छोटा-सा इंटरव्यू है, उन साहब का नाम था एडमिरल एहसन। अच्छा, वो तो ही वाज़ गोना जी, जी। उर्दू स्पीकिंग आदमी थे, जी, जी, हाँ। एडमिरल एहसन साहब, और कायद-ए-आज़म के एडीसी थे पहले। हुँ, वो हुँ। बेसिकली लॉर्ड माउंटबेटन बेटन के साथ थे ना, उस ज़माने में थे, नेवी के वो चीफ भी रहे। उन साहब का वो गवर्नर थे और वो आर्मी एक्शन के खिलाफ उन्होंने छोड़ दिया था, पोस्ट अपनी छोड़ के इस्लामाबाद आ गए थे। उनका इंटरव्यू लिया था 1978 या 78 में शायद, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। ये ढूँढना पड़ेगा, मैंने पढ़ा मुजीबुर नहीं, नहीं, हाँ। मेरे पास है, मैं भेज दूँगा आपको। हम भी भेजिएगा पढ़ूँगा, हाँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब सर हयात हैं, एडमिरल साहब का इंतकाल हो गया, वो इंटरव्यू महफूज़ है, मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल भेज दूँगा। प्लीज़, आप ज़रूर पढ़ करिए। लेंगे ना, आप हज़ारों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं ए इस के बरोई साहब जो है ना, ए के बरोई जी, जी, साहब जी। लॉयर थे। उनका एक वाकया किसी वहीं के पुलिस ने, जेल के किसी पुलिस ऑफिसर ने लिखा है किसी किताब में, मैंने वो किताब खुद नहीं पढ़ी है, मेरे भाई ने पढ़ी, कि ए के बरोई साहब को वकील मुकर्रर कर दिया मुजीबुर रहमान का। हुँ। तो मुजीबुर रहमान को बुलाया, उसने कहा नहीं भाई, वकील बनने से पहले मैं बात करूँगा मुजीबुर रहमान से। तो उन्होंने मुजीबुर रहमान ने उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं? तो उसने कहा मैं मुल्क तोड़ना नहीं चाहता बरोई साहब, मैं मुल्क तोड़ना क्यों चाहूँगा? मैं अक्सरियती लीडर हूँ इस मुल्क का भाई, मैं मुल्क क्यों तोड़ना चाहूँगा? तो ए के बरोई साहब ने फिर उनका मुकदमा लड़ा ना। जी, किसी भी तौर पे देखें, बांग्लादेश जो है ना, मशरक़ पाकिस्तान एक छोटा खित्ता है, उसका जी। रक़बा कम था, उसके वसाइल भी कम थे, मगर अगर वो दोनों मुल्क मुल्क के दोनों हिस्सों का सरबराह होता, जो उसका कानूनी हक था, तो जो फिर हमें हज़म नहीं हो रहा था। सर ह यहाँ तो देखिए ना, डॉक्यूमेंटेड है, लैंग्वेज क्या थी, हम इन बास्टर्ड्स को हुक्मरानी नहीं करने देंगे, हम इन बंगालियों को मसल्लत नहीं होने देंगे, फलाँ नहीं होने देंगे। यहाँ तो 60 की दहाई से मैं इस तयशुदा गुफ्तगू बात है ना। को ये तो आपसे दोबारा फिर कभी बैठना पड़ेगा, तो दिन भर की गुफ्तगू है इसके ऊपर ये। लेकिन आज इस गुफ्तगू को मैं इस हिस्से पे ख़त्म करूँगा कि मंदर साहब थे एक, चूँकि वहाँ पे बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिहार से उनका ताल्लुक अच्छा। था और उनके काफ़ी कारखाने थे जैसुर वग़ैरह में ग़ालिबन। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी पहले पस मंज़र और पेश नंबर मंज़र ये। मैं उसका एक एक्सट्रैक्ट है जो मैं इसके साथ में दिखा भी दूँगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब पहली बार रिटेलिएशन स्टार्ट हुआ बिहारियों के खिलाफ, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था, तो वो शेख मुजीबुर रहमान थे और उन्होंने बाकायदा ड्यूटी लगाई थी मंदर साहब के ज़िम्मे, ये उनका अपना कहना है जो बिहारी हैं, कि मैं 30 लाख के फंड देता हूँ और बिहारियों को किसी से आबाद कराओ। ये मैं आपको आपसे भी शेयर कर लूँगा और इसको दिखा दूँगा। तो ये तारीख़ को समझना बड़ा मसला है। मैं ख़ैर इसको लेकिन भी एक बात है, देखिए जी। एक बात बहरहाल है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब जो है ना, एक जज़्बाती किस्म के एक हाँ, ये बात सही रिएक्शन है। दिखाने वाले आदमी थे, और उनकी टीम में जो है ना, बहुत ज़ालिम किस्म के कुछ लोग भी थे, जो उसमें बिहारियों कोई से शक नफ़रत नहीं। करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखें, अगर शेख साहब चाहते, तो बिहारियों का कत्लेआम रोका जा सकता था ना सर। जी, और भई उस किताब में लिखा उन्होंने कोशिश आप की थी, चाहते, लेकिन मैं ख़्याल लेकिन घेरा मेरे था ख़्याल उनके से उन्होंने इर्द-गिर्द। संजीदा, देखते हैं अव्वल बात तो है ना, वो तो गिरफ्तार हो गए। हाँ, जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, गिरफ्तार हाँ, करके यहाँ हाँ, ले आया हाँ, गया। हाँ। लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी अगर वो चाहते, तो इस कत्लेआम को रुकवा सकते थे। वो तो उनके मुत्तफ़िक़ा मेरा लीडर ख़्याल है थे जो ना, और उनके इंडिया से राब्ते भी थे, ऐसा नहीं है कि राब्ते नहीं थे। जी, बस उनका ये था कि उनको देखें इक़्तिदार अगर मिल जाता, तो वो पाकिस्तान के हामी थे। लेकिन क्योंकि उनको उनका कानूनी हक़ नहीं दिया, तो वो रिएक्शन में आ गए।
और जब आदमी रिएक्शन में आता है ना सर, बड़े से बड़ा आदमी भी जब रद्द-ए-अमल में आ जाता है ना, फिर वो जी। अपने हवास खो भैया बैठता है। साहब मेरा ख़्याल है हमारे नज़दीक जो हम लोग यहाँ वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, तो हमारे नज़दीक उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो पाकिस्तानी से ज़्यादा बंगला कौमियत की बात कर रहे थे, जो एक आम आदमी आके समझता है। मैं इसको पहले बात मुकम्मल कर लूँ कि अपनी कौमियत पे फ़ख्र करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अपनी ज़बान पे फ़ख्र करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो पहला आपको याद होगा कि जो आंदोलन हुआ था, भाषा आंदोलन, उसमें शेख मुजीब अकेले नहीं थे, नहीं, वो ठीक है सर। प्रोफ़ेसर गुलाम आज़म भी साथ में कैद हुए थे इसके अंदर ये, याद है ना आपको? हाँ, लेकिन देखिए तस्लीम भाई, एक मुसलमान की हैसियत से ना मेरे लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हाँ, जी आपकी शनाख्त, देखें शनाख्त तो अल्लाह ताला ने कौमों कबीलों में बिल्कुल, तक़सीम बिल्कुल, किया है ना। ताकि तुम पहचाने जा सको। असल में मुजीबुर रहमान साहब का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो कसूर है, वो ये है कि भई ये सारा काम पुरअमन तरीके से हो सकता था। थोड़ा सब्र कर लेते। मौलाना मौदूदी ने भी लिखा कि उनको सब्र करना चाहिए था। अल्टीमेटली भई फ़ौज कब तक ही चलाती है इस तरह मामले को? सही बात है, अल्टीमेटली वो पूरे मुल्क के मुत्तफ़िक़ा लीडर बन सकते थे। बिल्कुल बन सकते उन्होंने थे। जो है ना, अच्छा उसका देखें बंगाली जो है ना, एक बात अभी जो हुआ है, हसीना वाजिद को उन्होंने भगा दिया है, तो लोग बहुत अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब-अजीब खुशफ़हमियों के दावे कर रहे हैं। तो देखिए बंगाली जो है ना, पहली बात तो समझना चाहिए कि बंगाली एक कौम है, ठीक बिल्कुल, है? वहाँ 25 कौमियतें आबाद नहीं हैं। सही। बंगाली मसलकी लिहाज से भी सारे के सारे देवबंदी होते हैं, वहाँ हुँ, मसलक का झगड़ा भी नहीं है। बंगालियों में कोई बहुत बड़े-बड़े सरमाएदार, बड़े पीर, बड़े वडेरे हैं ही नहीं, वहाँ पर एग्रीकल्चर ऐसा है ही नहीं कि आप बड़े-बड़े जागीरदार बैठे हुए हों। तो वो आम तौर पर ना इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोचते हैं, मर्ज़ी से फैसले करते हैं। भई उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की बातों में आके उन्होंने जनाब-ए-अली उसको वोट भी दिया, उससे उनकी बहुत सारी तवक्कुआत भी लगाईं, हुँ, उन तवक्कुआत की बुनियाद पे बहरहाल बांग्लादेश बन गया। देखिए हुँ। जब कोई एक जो है ना बगावत कामयाब हुई है, तो बगावत थोड़ी कहते हैं सर हाँ, ये उसको। तो रिज़ल्ट के ऊपर ये है। तो रिज़ल्ट है ना भई, कामयाब हो गया, मुल्क हाँ, बन गया। वो तो फिर अब ये हमारी हमाकत है कि हम मान ही हाँ, नहीं रहे उसको कि बांग्लादेश बन चुका है। भई बांग्लादेश बन चुका है ना मुल्क, जी, 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 आप उसको मान लें। जी, वो रियलिटी है सर, ग्राउंड रियलिटी है कि बांग्लादेश बन चुका है, अब नहीं सही। मान रहे तो आपकी हमाकत है। अब ख़ैर, लेकिन आप देखें ना, चंद साल के बाद हाँ। जिन बंगालियों ने उसको सर का ताज बनाया था, जी, 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 उन्हीं जी, जी। अच्छा जनरल ये जो ज़ियाउर रहमान था, मेजर ज़ियाउर रहमान, भई वो पाकिस्तानी फ़ौज का ऑफ़िसर था। जी, ये बिल्कुल, शरीफ दालिम वग़ैरह सारे भई जितने भी फ़ौजी जो लीड करते रहे बांग्लादेश की वॉर को, वो सारे के सारे पाकिस्तानी फ़ौजी थे। बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर है 65 की वॉर में सर, लाहौर को दिफ़ा किया उसने। देखिए ना, ज़ियाउर रहमान ने अपने इंचार्ज को कत्ल किया, जंजुआ साहब को। उसके बाद इसी ज़ियाउर रहमान ने और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर एक साज़िश रची और मुजीबुर रहमान को उसके बच्चों समेत सिर्फ़ 5 साल के बाद मार दिया सर। बड़ी मारा तकलीफ ना? जी, मारा ना सर? तो उस वक़्त कौन-सी आप पीछे थे या कोई और पीछे था? कोई नहीं था ना सर। ज़ियाउर रहमान साहब आए, ज़ियाउर रहमान साहब हुकूमत करते रहे। उसके बाद उसी फ़ौज के लोगों ने, जिसके वो सरबराह थे, हाँ, हाँ, उन्होंने उसको बुरी तरीके से मारा। उसके बाद जनरल इरशाद आ गया। हाँ। इरशाद साहब को चलते रहे लोग, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं जी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, उन्होंने इरशाद को कैंपेन चला के हटा दिया सर। वो बंगालियों का तो इंटरनल मसला बंगालियों है का ना जी, और आपने ज़रा बंगाली जो है खुशफ़हमी ना, नहीं बांग्लादेश की मईशत को हसीना वाजिद ने बहुत बेहतर किया, लेकिन बंगालियों में जो जज़्बा हुर्रियत है ना, हाँ। कि वो गुलामी पसंद लोग नहीं है वो। जैसे उन्होंने कहा कि जी भागो यहाँ से तुम भई, उन्होंने कुर्बानी देखें, उन्होंने उनकी इंडिजिनस तहरीक थी और ये तसलसल है। हाँ, मुजीबुर रहमान को मारा, ज़ियाउर रहमान को मारा, इरशाद को हटाया और अल्टीमेटली हसीना वाजिद को हटा दिया, इसलिए कि हसीना वाजिद और अवामी लीग वाले जो है ना, उनको एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट दे-दे के बेवकूफ़ बनाते थे और जी, खुद अय्याशियाँ कर रहे थे। जी। उन्होंने देख लिया कि भैया पाकिस्तान तो खत्म हुए 54 साल हो गए, तुम कब हाँ, तक बेवकूफ़ बनाओगे कब हमें? आप तक अच्छा परफ़ॉर्म करो, अच्छी गवर्नमेंट चलाओ, सबके लिए इक्वल अपॉर्च्युनिटी हो, ये क्योंकि नहीं है लिहाज़ा आप जाओ यहाँ से। तो ये सिचुएशन है सर। बहुत मदद मेरा ख़्याल है कि गुफ्तगू तो इस मौज़ू पे एक दफ़ा फिर होनी चाहिए और कुछ और लोगों के साथ बैठ के पहले होना चाहिए, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि हमारी तारीख़ का हिस्सा ये है। मेरा ख़्याल है इसको हम यहीं पे रखें कि मैंने तो आपको किसी और इस मौज़ू पे बात करने के लिए बुलाया था, वो हम अगले हिस्से में करेंगे।